हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन और जानेंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाता है सीटेट, और किस तरह से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और इन्हें अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। तो हमारा लेसन आपने बता दिया है मैंने, जैसा कि आपको प्राकृतिक और वनस्पति है, तो हमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसमें हमें प्राकृतिक, वनस्पति और वनों के बारे में, यानी कि वन जीवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, जो NCERT है उसमें पहले एक स्टोरी दी रहती है, उसी स्टोरी के बेस पर हमारा पूरा चैप्टर डील किया जाता है। ठीक है, तो सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। शिविर मतलब घूमने जा रही थी ग्रीष्म में, यानी कि गर्मियों में, अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। कहाँ गई थी? हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि वह बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृतियाँ और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। जो गिरिपाद था वहाँ पे किसके, साल और सागौन के वन धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अदृश्य हो गए, तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो आप आगे जाके इनको डिटेल में टैकल करने वाले हो। ये सब चीज़ें सलीमा के माइंड में थी, उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, वो चीज़ इस NCERT में बता रहा है। तो आगे चल के हम इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, तो लेसन के साथ बने रहिएगा। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो रोडोडे ड्रॉन के फूल थे। किसके? रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। जो लाल फूल थे वो रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि की छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर क्या है, बर्फ़ भी जमी हुई है, यानी कुछ स्थान बर्फ़ से भी ढके हुए हैं। ठीक है, आगे सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल आकृति, यानी कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर स्थल की ऊंचाई और वनस्पति क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है? क्योंकि तापमान के अनुसार ही हमारी वनस्पति का निर्धारण होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। इसी तरह उनके जो पेड़ों का है, पेड़ों के आकार और रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर क्या करें, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जो मैंने अभी बताया है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। जो मैं आपको सेम चीज़ें बता रही हूँ वही NCERT कह रही है कि जो ऊंचाई है वो वनस्पति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, हमारे जलवायु में परिवर्तन आता है, हमारे क्लाइमेट में चेंजिंग आती है। जब क्लाइमेट में चेंजिंग आएगी तो इसके कारण हमारी प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति है उसकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आप याद रखना, ऊंचाई और ऊंचाई का संबंध जो वनस्पति है, जो ऊंचाई है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि दोनों संबंधित है। क्योंकि संबंधित है या एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान, टेम्परेचर में क्या होते हैं, चेंजेज आते हैं, जैसे वनस्पति में भी चेंजेज आते हैं। और जो वनस्पति है वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्टेटमेंट में ऐसी लाइनें डाल सकता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा यह ढाल मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर है। यानी कि जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं उसके अलावा क्या हो जाता है, ढाल और मिट्टी, जो मिट्टी होती है, ढाल होती है, उनकी मोटाई के अनुसार भी मोटाई के अनुसार भी पेड़ों पर फर्क पड़ता है। तो इन पर भी वो निर्भर रहती है वनस्पति। ठीक है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और एवं प्रकार में भी परिवर्तन आता है। जो घटक में अंतर है, ये सारी चीज़ें हमने जो बताई हैं, ऊंचाई, तापमान, नमी, मिट्टी की ढालू मिट्टी या मिट्टी की परत, मोटाई, इन सब के कारण क्या होता है, जो वनस्पति की सघनता होती है, सघनता मतलब घनापन होता है, वो उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे वन है, और नंबर 2 मैं आपको
आपको पहले सारे दिखा देती हूँ, फिर मैं एक एक करके टैकल करने वाली हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारा वन था, नंबर 2 पे हमारे घास स्थल हो जाते हैं और नंबर 3 पे हमारे कांटेदार झाड़ियाँ हो जाती हैं। तो वनस्पति के 3 प्रकार होते हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो वन थे, वन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। वन वैसे तो आप जानते हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन्हें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि वन क्या होते हैं, वन वो होते हैं जहाँ पे वृक्षों के लिए क्या हो, उपयुक्त टेम्परेचर हो और रैन हो उपयुक्त, और इस उपयुक्त रैन हो, वहाँ पर ये क्या होते हैं, उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो ये जो कारक हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होगा, यानी कि वनों के लायक, पेड़ों के लायक टेम्परेचर होगा, पेड़ों के लायक वर्षा होगी, वहाँ पर ही ये वन क्या होते हैं, उगते हैं और सघन और खुले वन विकसित हो जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो वन के बारे में पढ़ा, अब हम घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। घास स्थल क्या है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जो घास है, जैसे आपने देखी होगी घास गार्डन वगैरह में, उनमें ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मध्य बारिश में भी क्या होते हैं, उग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कांटेदार झाड़ियाँ की। तो कांटेदार झाड़ या झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। जो कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ होती हैं शुष्क, जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं क्योंकि उन्हें बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, कांटेदार झाड़ या झाड़ियाँ केवल शुष्क प्रदेशों में पैदा होती हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना यह अनुभव अपने माता पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन और रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी, यानी कि जो उपध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ क्या होते हैं, शंकुधारी वन मिलेंगे और रेगिस्तान में क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वनों के बारे में बताया। किसने, सलीमा के पिताजी ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे के बारे में अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। यानी कि जो हिमालय है, हिमालय की ओर जाने पर हमें लगभग सभी प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियां मिल जाती हैं। अब आप कहोगे मैम हिमालय की ओर जाने पर क्यों मिलती हैं, तो आपने अगर मैप देखा होगा अपने इंडिया का, इसमें बनाने की कोशिश करती हूँ, वैसे बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता। तो आपको पता है इक्वेटर यहाँ से जाती है। ठीक है, इक्वेटर जो विषुवत रेखा है यहाँ से जाती है और यहाँ पे जाने पर क्या होता है, ध्रुव मिलते हैं ना ऊपर साइड जाने पर, तो यहीं तो हमारा हिमालय स्थित है। ऐसे यहीं तो हमारा हिमालय है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारी सारी वनस्पति मिल जाएंगी क्योंकि यहीं तो हमारी सारी वनस्पतियाँ स्थित हैं, यानी कि यहाँ ऊंचाई है, ऐसे जाएंगे, है ना। तो इसी तरह वो कह रही है कि ध्रुवों से हिमालय की ओर जाने पर हमें सारी वनस्पतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जो भी प्राकृतिक वनस्पति है उसमें जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेज आते हैं, उसका कारण, मुख्य कारण क्या हो जाता है, आपका जलवायु हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वो इंटर रिलेटेड चीज़ें थी, यानी कि ऊंचाई और तापमान और मोटाई, मिट्टी की मोटाई और ढालू मिट्टी, ये चीज़ें क्या, इन पर भी क्या होता है, वनस्पति का इफेक्ट पड़ता है। और वनस्पति के लिए जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारी जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। आइए अब हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और उनके गुण एवं प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर चैनल को नहीं, अगर क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहले वन, क्योंकि हमने 3 चीज़ें देखी थी, वन और घास स्थल और क्या,
बताइए। और तीसरा क्या था कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो वन में क्या हो जाते हैं, वन में भी कई टाइप होते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या आ जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्या है ये, इनको देखेंगे। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उन्हें क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीयों के पास पाए जाते हैं। आपको पता है ये अर्थ होती है, ये इक्वेटर होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जितना भी ये एरिया होता है ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, रेन भी बहुत ज़्यादा होगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन क्षेत्रों में ही आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। हमने अभी आपको बताया, ये चीज़ें मैं सब 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, जो यहाँ का मौसम है वहाँ कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। जब पूरी तरह पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं तो इसलिए ही इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि मोटे तने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, अबनूस, महोगनी। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कि रोजवुड, अबनूस, महोगनी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। अब इसने कहा कि इतनी जो वृक्ष देखो, जब बारिश होगी तो वृक्ष क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। जब वृक्ष बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पेड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, नीचे ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, पूरा ढका हुआ, पेड़ों के जो घेरा है उससे पूरा ढका हुआ। तो यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इतने सघन और इतने घने क्या हैं, इतने घने उनके वृक्ष होते हैं वहाँ के, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ये वृक्ष भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीयों के पास पाए जाते हैं, मैंने जैसा आपको ग्राफ में बताया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो कितने घने जंगल दिख रहे हैं कितने घने। अब यहाँ जो धूप की रोशनी है वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। और जो जंगल है यहाँ पे क्या होता है, एनाकोंडा पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन कि एनाकोंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार वन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे क्या होती है, ये पेड़ अपने पूरी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, ठीक है, अपनी पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए ये सदाबहार वन हो जाते हैं। और जो ये वन है यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा क्या होता है, मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है उनको भी मारकर खा जाता है। इतना बड़ा एनाकोंडा यहाँ पर पाया जाता है। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आज कोशिश करूँगी मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो दे दूँ सीटेट की, लास्ट टाइम में कैसे क्या करना है। तो कोशिश करती हूँ, टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब क्या पढ़ा था हमने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े थे। अब हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ते हैं। पर्णपाती मतलब जिनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं वो पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज देखो गाइस, मैं जल्दी ही बैठ गई थी वीडियो बनाने के लिए कि ये मशीन ना चले कंस्ट्रक्शन वाली, और ये फिर आज जल्दी से ही चल गई, बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है ये मशीन, दिमाग का दही कर दिया, ठीक है। चलो खैर क्या करना है, हमारे रास्तों में तो अड़चने बहुत हैं, पर इनसे हम डरेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मानसूनी वन कहलाते हैं, जो भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं ये वन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, मौसमी चेंजेज आते हैं, यानी कि मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे वहाँ पे क्या होती थी, वहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती थी। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मौसम चेंज हो रहे हैं, ठीक है।
जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तो ये पेड़ क्या करते हैं, जल को संरक्षित रखने के लिए अपनी पेड़ की पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी कि शुष्क मौसम में जब बारिश नहीं होती है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, अपनी पेड़ों की पत्तियां झाड़ देते हैं, क्योंकि पत्तियां ही तो बाष्पोत्सर्जन करती हैं। जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो बाष्प कैसे बनेगी, और बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी की कमी भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो मानसूनी वन होते हैं। ये भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, मौसमी चेंजेज होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। और ये क्या करते हैं, जल संरक्षित, देखो जल संरक्षित यानी कि जल के बचाव के लिए क्या करते हैं, शुष्क मौसम में जब बारिश नहीं होती है तो ये अपने पेड़ों की क्या करते हैं, पत्तियों को झाड़ देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, यानी कि यहाँ भी दृढ़ काष्ठ वाले ही वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल हो गया, सागवान हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वहाँ रोजवुड, महोगनी, अबनूस ये वाले पेड़ थे सदाबहार वन में। वो आपके पर्णपाती वन में साल, सागवान और नीम और शीशम वाले पेड़ पाए जाते हैं। इनको आप क्या करोगे, एक सीरीज यानी कि एक वो बना लेना, सीरीज टाइप की एक बॉक्स बना के, कॉलम बना के नहीं लिखते लेते, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उनमें जो जो विशेषताएं हैं उनको अलग अलग लिख लेना, जिससे मल्टीपल टाइम उसका रिविजन कर लो, ठीक है। बुक से पढ़ना टफ हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो लर्निंग वाली होती हैं, जो हम भूल सकते हैं, उनके आप नोट्स बना लिया करो शॉर्ट वे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष क्या होते हैं, आपके फर्नीचर, यातायात और के निर्माण सामग्री में क्या होते हैं, ये काम आते हैं। आमतौर पर यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि पाए जाते हैं। क्या, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, जैसे बाघ, शेर, हाथी तो अधिकांश सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बट जो गोल्डन लंगूर है वो यहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बाघ है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, देख पा रहे होगे आप। ये गोल्डन लंगूर है, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वन आ जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। अभी तक हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ रहे थे, फिर हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़े, ठीक है। अब हम शीतोष्ण सदाबहार वन पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम गर्मियों के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम सर्दी वाले वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं, मध्य अक्षांश तटीय क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, मध्य अक्षांश तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है ये। क्यों हो जाती है, मैं ये आपको अभी कंफर्म करूँगी, ठीक है। तो जो शीतोष्ण सदाबहार हैं वो महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ पर किसके पेड़ पाए जाते हैं, तो बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़, मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आपको दृढ़ काष्ठ वाले ही पौधे मिल रहे थे, यहाँ पे दृढ़ और सॉफ्ट यानी कि कठोर और सॉफ्ट दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे बाज और चीड़ पाया जाता है। और ये जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे, किस पे, पूर्वी यानी कि पूरब। मैं दिशा पर बहुत फोकस कर रही हूँ, क्योंकि दिशा से आपको कंफ्यूज करेगा वो डाल देगा। महाद्वीप के पेड़ पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। पूरा स्टेटमेंट आपको राइट लग रहा है, उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं आएगा और आप उसे टिक कराओगे सही, और जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महाद्वीप के पेड़ हैं वो पश्चिमी किनारे पे, ना कि पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीप के पेड़ पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है गाइस, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ को अच्छे से टैकल करना है, अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से चल रही हूँ, जिससे आपको कोई चीज़ छूटे ना। तो अब हमने शीतोष्ण सदाबहार वन पढ़ लिए, तो अब शीतोष्ण पर्णपाती वन भी होंगे। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिकांश शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। जैसे जैसे हम अक्षांश के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि ये हमारे अक्षांश होते हैं ना, तो यहाँ इक्वेटर के पास तो उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर थोड़े
ऊपर जाओगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। फिर यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये अक्षांश के ऊपर ऐसे जाते हैं ना, अक्षांश के ऊपर की ओर। तो ये अक्षांश के ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे, आप एक बार 6th क्लास की NCERT पढ़ना, उसमें मैंने देशांतर, अक्षांश, पृथ्वी, सब चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। वो पढ़ लोगे, आपको मुझे ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वे में बताती हूँ। जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैम ने सारी चीज़ें कितने अच्छे से टैकल करवाई हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बाज, एंस और बीच होते हैं। ठीक है, बाज, एंस और बीच। बाज, जैसा कि बाज आपको पता है शीतोष्ण पर्णपाती और सदाबहार दोनों में लिखा है, पर जो एंस और बीच है वो अलग अलग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ पर पाए जाने वाले आम जानवर हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो है आपका यहाँ पर फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। तो ये आपका फीजेंट है, ठीक है, ये आपका फीजेंट है और ये आपका मोनाल पक्षी हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं उसे तुरंत बता देती हूँ। तो उस शीतोष्ण पर्णपाती वन में फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, शीतोष्ण पर्णपाती वन और शीतोष्ण ऐसे ही रहने दो, यहीं से समझ लेना। ठीक है, जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, दोनों ही अपनी क्या करते हैं, पत्तियां झाड़ देते हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिरती हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं, यानी कि विषुवत रेखा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, जो आपके मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन है, थोड़ा ऊपर जाने पर ये पाए जाते हैं। फिर आपका हो जाता है कौन से? फिर आपके हो जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये आपके अक्षांश की ओर ऊपर जाने पर पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया था। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन आपके किसके महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये चीज़ का मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। अब हमने वनों के बारे में पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें वनस्पति के बारे में पढ़ना है, क्या होती है वनस्पतियाँ। ठीक है, देखेंगे। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार वन और क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो महाद्वीप के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन, यानी कि पूर्वी किनारों पर शीतोष्ण सदाबहार वन है और उत्तर पूर्वी किनारों पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। जो सॉरी गाइस, किसी ने आवाज़ दी और मैं बोल पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बता दिया है। अब हम भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जो महाद्वीप का पूर्वी किनारा है, महाद्वीपों का जो पूर्वी किनारा होता है, वहाँ पे क्या है, आपके पूर्वी किनारे और उत्तर पूर्वी किनारे पे, यानी कि पूर्वी किनारों पर आपके शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी किनारों पर आपके पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। जो पश्चिमी किनारे हैं, दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं, वो क्या है, आपके भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होती है, यहाँ पर आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि आपको दिशा पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी किनारे और दक्षिण पश्चिमी किनारे पर क्या होती हैं, आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। एक बार मैं आपको ग्राफ कर देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, थोड़ा इस साइड बना लेती हूँ क्योंकि मेरा ना ये पूरा कट जाता है, बैकग्राउंड दिख जाता है, जो कि सही नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, समझना है मुझे।
क्या करना है यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। एक बार हर चीज़ को, ज्योग्राफी को जितना ही ग्राफ करके आप पढ़ोगे ना उतनी ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आपको पता है ये है आपका पूर्वी किनारा हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण होता है। ये आपको पता है मैम, आप ये मुझे पता है, आप ये बोलोगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि जो पूर्वी किनारा है वहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, आपके शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये है आपका पूर्वी किनारा, यहाँ पे आपके शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, उत्तर पूर्वी किनारों पर, यानी कि जो बीच का एरिया है, उत्तर पूर्वी दोनों मिलकर ही तो बनता है यहाँ कॉर्नर में। तो यहाँ पर आपके क्या बनते हैं, यहाँ पर पर्णपाती, कौन से पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर कह रहा है कि जो आपका पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण पश्चिम किनारा है, यानी कि पश्चिम से लेकर, ये पश्चिम है, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, ये यहाँ तक आपकी क्या पाई जाती है, यहाँ तक आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कौन चीज़ें कहाँ पाई जा रही हैं। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है पूर्वी किनारों। एक मिनट गाइस, मैं ही आपको कुछ गलत बता गई हूँ। देखो मुझे कन्फ्यूजन हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, तो एग्ज़ाम में आपको भी हो सकती है, तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। और क्या है, ये था ग्राफ, यहाँ पे था पूरब, यहाँ पे था आपका पश्चिम, और यहाँ पे उत्तर हो जाता है, यहाँ पे दक्षिण। अब वो कह रहा है कि पूर्वी किनारों पर, किस किनारे पर, जो मैं चीज़ आपको बार बार कह रही थी ध्यान से पढ़ना, उसमें मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया। तो पूर्वी किनारों पर क्या पाए जा रहे हैं, आपके शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्वी, तो उत्तर और पूरब यहाँ होता है ना, उत्तर और पूरब, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी किनारों पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर पूरब भी आ जाता है तो पूरब आप सही होगा वो आंसर, ठीक है, आपका ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, जो पश्चिम किनारा है, तो ये है हमारा पश्चिमी किनारा, ग्रीन से करती हूँ, ये हमारा पश्चिमी किनारा है। यहाँ पर क्या होती हैं आपकी वनस्पति पाई जा रही हैं, क्या पाई जा रही हैं, वनस्पति पाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूरब से दक्षिण तक, यहाँ तक, तो इस एरिया में आपकी में जितने मैं ग्रीन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पूरी आपकी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और ये ब्लू वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर। तो आप, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये गुनाह होगा आपके लिए, ठीक है। मजाक कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं देश के नाम कहाँ कहाँ हैं, तो ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, आपके वनस्पति यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागरों में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है क्या, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी क्षेत्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। जैसे कि जो वनस्पतियाँ हैं भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अमेरिका और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम में ही ये पाई जाती हैं। तो इनको समझाने के लिए जो है वो मैं समझा देती हूँ, और जो लर्निंग वाला है उसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला देख लेते हैं बॉक्स। भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। यानी कि जो भूमध्य सागर में जो वृक्ष होते हैं वो शुष्क ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को उसी के अनुसार क्या कर देते हैं, ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियाँ उनकी मोटी छाल और पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, यानी कि जो भाप बनकर ऊपर चीज़ें जाती हैं, पानी जाता है, उनको वो रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण फलों उद्यान कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फलों उद्यान कहाँ के क्षेत्र को कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों उद्यान कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है,
हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इसके बिना तो मोटिवेशन आता ही नहीं है। और मैं हर किसी का कमेंट रिप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, वो हम पढ़ रहे थे ना पीछे, ऑस्ट्रेलिया में भाई भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। जो ये प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, यहाँ पर कैसी ऋतु होती है? तो यहाँ के प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली क्या होती है? मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर क्या होते हैं आपके? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। तो वनस्पति क्षेत्र में क्या होता है आपका? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। और क्या है? नींबू वंश, यानी कि जो भी खट्टे फल होते हैं, नींबू वंश यानी कि सिट्रस, जिनमें सिट्रस पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, और क्या होता है आपका क्या होते हैं और खट्टे फ्रूट, उनमें ये सब में क्या पाए जाते हैं आपके? ये सारे वन यहाँ पाए जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन जीवन कम हो गया है अब। ठीक है, यहाँ पे पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पहले वनस्पति बहुत थी, पर अपने यूज के अनुसार लोगों ने क्या किया? उसे हटाया है, खेती करनी चालू की है, जिससे क्या हुआ है? अब यहाँ पर वन्य जीवन कम हो गया है। तो चीज़ें क्लियर हैं? अगर हैं तो पहले लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी भूल जाते हो, टाइम दे दिया आपको। पहले लाइक, फिर शंकुधारी वन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोच तो रही हूँ लाइव आने का, पर लाइव नहीं आती हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। जिस दिन आपका रिस्पांस अच्छा आएगा उस दिन हम लाइव क्लास लेना भी स्टार्ट कर देंगे। पहले आप क्या करो? सिलेक्शन लो, फिर मैं 9th क्लास की भी एनसीईआरटी टैकल करने वाली हूँ, फिर 10th की, जिससे क्या हो कि आपका ना जो एनसीईआरटी पढ़ने का खूबिया है वो दूर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से भी हम एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की। लेकिन आपको तो अभी ये वाली पढ़नी है क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना है, लेकिन सीटेट इस बार आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो फिर आप हमारे चैनल को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका चैनल पर। तो बहुत हो गई बकवासबाजी, आपने लाइक कर दिया होगा, अगर कर दिया है तो हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं शंकुधारी वन। क्या है ये हमारे शंकुधारी वन? ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश होते हैं, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब मैम ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ज़रा मुझे बताएंगी? तो वैसे मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ, पर जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, ये भी बता देती हूँ कि आपको पहले एनसीईआरटी की सारी क्लास देखनी चाहिए। तो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर जाती है, इधर वाला हिस्सा होता है उत्तरी अक्षांश का, इधर वाला होता है दक्षिणी अक्षांश का। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे 6.5 डिग्री उत्तरी वाली वो होती है, फिर यहाँ से 66.5 डिग्री यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं शंकुधारी वन। तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें टैगा भी कहते हैं। जो यहाँ के वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्या होता है? ये वन बहुत ही अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। जो सलीमा थी, सलीमा की स्टोरी थी, उसके बारे में पढ़ा था। ये क्या होते हैं? वहाँ पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गाइस, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा क्लास का, थोड़ा ये शांत हो जाए। तो ये लंबे और नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? ये लंबे और नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से होने लगा, परेशान हूँ। लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। जो लुगदी है वो किस लिए आती है? वो आपका सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस पैकिंग के लिए किया जाता है। जो नरम काष्ठ के पेड़ पौधे होते हैं उनका उपयोग किस में होता है? माचिस एवं पैकिंग के बॉक्स के लिए होता है। माचिस की जो पैकिंग के बॉक्स होते हैं उसके लिए होता है। यहाँ पर चीड़, देवदार आदि वनों के मुख्य पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या जानवर कौन कौन से हैं? तो वो रजत लोमड़ी है, मिंक है और ध्रुवी
भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में, कहाँ पर, उत्तरी नॉट दक्षिणी, ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में, यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं, ठीक है। टैगा से अगर क्वेश्चन आता है तो वो शंकुधारी वन ही होंगे। ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कैसे, सदाबहार वाले वृक्ष होते हैं ये। इनसे इन काष्ठों से क्या बनती है, लुगदी बनती है, जो सामान्यतः किसके, अखबार बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग किस में होता है, माचिस की पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए। यहाँ पर चीड़ और देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। रजत, लोमड़ी, मिंक और धुबरी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर कह रहा है रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है अनछुआ, शुद्ध या अनछुआ। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टैगा का अर्थ क्या होता है रूसी लैंग्वेज में, तो वो हो जाता है शुद्ध और अनछुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ने वाले हैं हम घास स्थल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, घास के बारे में पढ़ना है, कैसी घास होती हैं। तो घास, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कौन से घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसको आपको ना टेबल के फॉर्म में ही सारी चीज़ें लिख लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन करना। ठीक है, तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। जो ये वन है, जो ये घास है, ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। आपको मैंने भूमध्य रेखा इतनी बार बता दी है कि आपको ये रेखाएं रट गई होंगी। ठीक है, रट गई यानी कि लर्न हो गई, या तो ये इधर या इधर, यानी कि दोनों साइड ही यहाँ पर ये भूमध्य रेखा पर ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल जम जाते हैं। ठीक है, जैसे ही उष्णकटिबंधीय का नाम लेता है आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए किसकी, भूमध्य रेखा की। ठीक है, वही क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और पीछे की क्लास में भी मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। इसके लिए वर्षा कैसी होनी चाहिए, निम्न और मध्य, ज़्यादा वर्षा नहीं होती। यह घास काफ़ी ऊंची होती है, यानी कि लंबी होती है। कितनी, 3 से 4 मीटर तक बढ़ती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार है। जो अफ्रीका में सवाना घास है वो भी सेम इसी प्रकार है, यानी कि उसकी भी हाइट 3 से 4 मीटर हो जाती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में क्या पाए जाते हैं आपके, जेब्रा, हाथी, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो आपको पता है मैं हर बार बोलती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और इसे करवाना मेरा अधिकार है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अब पढ़ते हैं शीतोष्ण घास स्थल। तो आपको पता है जैसे शीतोष्ण वन पढ़ रहे थे उस सेम उसी तरह यहाँ क्या होती है घास स्थल, क्योंकि इनके लिए कहीं अलग से जगह बनकर नहीं आएगी। जहाँ शीतोष्ण वन होते हैं वहीं पे शीतोष्ण घास भी पाई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था जो शीतोष्ण वन थे वो कहाँ थे, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो उस चीज़ से आप रिलेट कर लेना। जो शीतोष्ण घास स्थल होंगे जहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं वहीं पे घास स्थल भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के और महाद्वीप के कहाँ, भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मान लो महाद्वीप यहाँ है तो ये भीतरी भागों में पाए जाएंगे, बाहरी भागों में नहीं पाए जाते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को स्किप मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये घास स्थल आमतौर पर कैसी होती है, जो घास होती है वो छोटी होती है और कैसी होती है, पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो शीतोष्ण घास स्थल होती है वहाँ पे जंगली भैंसा पाया जाता है, बाइसन पाया जाता है और एंटीलोप पाया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ना एक आपको प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ सॉल्व करा दिया जाए SST का। क्या कहते हो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कोशिश करूँगी संडे को या मंडे को किसी दिन आपको ये सॉल्व करवाती हूँ एक PYQ, जिससे आपको लगे कि हाँ NCERT पढ़ना सही है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट आया कि यस मैम करा दीजिए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कटीली झाड़ियाँ। अब कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी, कटीली झाड़ियाँ वहाँ पाई जाएंगी जहाँ बारिश नहीं होती है, आगे पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी में क्या पाई जाती हैं, और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं क्या, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पूर्वी पश्चिमी से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको मल्टीपल टाइम रिविजन रखना है। तो
महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर क्या पाई जाती हैं? आपकी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें, यानी कि रेगिस्तानी प्रदेश क्या क्या कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को देखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान को अत्यधिक ठंडा मिलेगा और यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ठीक है, यह केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही आप अत्यधिक ठंडे प्रदेश यानी कि ध्रुवों पर पहुँच जाएंगे, ध्रुवों पर क्या होता है, ये जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धूप नहीं पहुँचती ना, तो यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में आपको वनस्पति बहुत ही सीमित मिलेगी, रेयर केस में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पर आपको लाइकन मिलेगा, काई मिलेगी और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ध्रुवीय प्रदेशों में, देखो मैंने बताया, अगर क्वेश्चन आता है टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में ये पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो ये वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं, वो यूरोप में, एशिया में और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर का मोटा फर और चमड़ी कैसी होती, मोटी क्यों होती, क्योंकि यहाँ ठंडा प्रदेश होता है, इसलिए यहाँ पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर क्या होते हैं, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू और ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी पाई जाती है। ठीक है, क्या है, सील, वालरस, कस्तूरी ध्रुव, क्या क्या है, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है और ध्रुवी उल्लू है और ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी पाई जाती है। फिर आगे क्या है, आगे कह रहे हैं सलीमा के पिता ने कुछ वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन जीव कहाँ जाएंगे, क्या वह पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इस प्रकार वनों को काटते रहेंगे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन और जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे कहाँ से मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। ये चीज़ें थी। अब ये देखो, ये है हमारा वालरस है, आपको पिक्चर दिखा दो, तो ये है आपका वालरस। ठीक है, वालरस है, और ये है आपकी ध्रुवी भालू, देख पा रहे होंगे, और ये है आपकी सील। ठीक है, ये समुद्र में पाई जाती है, आपको पता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप ध्यान में रखना ही होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। क्या है, घास स्थल। आपने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल पढ़े थे। ठीक है, तो दोनों ही घास स्थल अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। एक मिनट, थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, नहीं होगा, इतना ही होगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं, तो आपके सवाना, कंपोज और लानोस। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से, पैम्पास, पेयरी, बेल्ट, स्टेपी और डॉन। ठीक है, स्टेपी और डॉन, इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। फिर बनता है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से होते हैं, वो मैंने बता दिया। फिर बनेगा कि ये घास स्थल कहाँ से पाया जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका से आपका सवाना घास स्थल पाया जाता है, ब्राज़ील से कंपोज पाया जाता है और वेनेजुएला से लानोस पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है आपका अर्जेंटीना से आपका पैम्पास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका से पेयरी पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, डॉन पाया जाता है, डॉन घास पाई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने सारी चीज़ें आई होप क्लियर करा दी हैं। अगर क्लियर हुई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और एक क्विक सा रिवीजन ले लिया जाए, का कहो तो ले लो। तो मैं थोड़ा क्विक सा ही रिवीजन लेने वाली हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट था वो था कि जो हमारी वनस्पति है वो वनस्पति क्या होती है, जलवायु के परिवर्तन पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, और जो मिट्टी है, ढालू मिट्टी, मोटी मिट्टी, इन सब पर हमारी क्या होती है, वनस्पति निर्भर करती है। अब वनस्पति के प्रकार पढ़े थे, तो वो कितने थे, वो हमारे 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे, एक तो हमारा वन था,
फिर आपका दूसरा घास स्थल हो जाता है, तीसरा क्या था, कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। फिर हमने वनों में पढ़ा था, वनों में हमने क्या क्या पढ़े थे, वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े थे जिन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि मैंने बता दी थी। ये भूमध्य रेखा है और यहाँ का इतना सारा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया था, फिर हमने पढ़ा था जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसमें क्या, उनमें उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह हैं, यानी कि उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। एनाकोंडा यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही एनाकोंडा पाया जाता है। जो अमेजन के जंगल है ना, अमेजन के जंगल, उनमें आपका क्या पाया जाता है, एनाकोंडा पाया जाता है। और अमेजन के जंगलों को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अमेजन के जो जंगल हैं वो सदाबहार वन ही होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और एनाकोंडा भी वहीं पाया जाता है। तो आपने सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्णपाती वन पढ़े, वर्षा वन पढ़े। फिर हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ा। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मानसूनी वन होते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो दृढ़ काष्ठ वाले साल, सागवान, नीम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़े थे शीतोष्ण सदाबहार वन नंबर 3 पर। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था फिर हमने पढ़े थे शीतोष्ण सदाबहार वन। ये क्या, कहाँ पाए जाते हैं, ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अगेन से रिकॉल करवा रही हूँ, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर कहाँ मिलता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना, शीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन, एक मिनट, शीतोष्ण पर्णपाती अच्छा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बनाते हैं आपके यहाँ और शीतोष्ण सदाबहार बनाते हैं मध्य अक्षांशों में, ठीक है। और यानी कि महाद्वीप के पूर्वी किनारों में आ जाते हैं। फिर आपका शीतोष्ण वन है जो, वो कहाँ पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों में। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, उच्च अक्षांशों में पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं ग्राफ फिर से बनाती हूँ, मुझे चीज़ें एकदम क्लियर चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। अर्थ समझ लोगे, नहीं समझोगे बनाना पड़ेगा। ओके, बना देती हूँ, परेशान बहुत करते हो। नहीं मैम, ऐसी अर्थ नहीं बनाओ, अच्छी सी अर्थ बनाओ, ठीक है। ये बन गई अर्थ, अब जैसी बनी है कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा, इधर से मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री रेखा जाती है, ये देखो, ठीक है। अब वो कह रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि भूमध्य रेखा से अगल बगल का क्षेत्र कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर कह रहा था मध्य अक्षांशों पे कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये मध्य अक्षांश है आपके, ठीक है। ये मध्य अक्षांश है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर कह रहा है उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर हमारे शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये हमारा उच्च अक्षांश है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये महाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी किनारों पर पाई जाती है। अब वनस्पति की बात करेंगे, यहाँ पे वनस्पति की बात हो गई। फिर हमने पढ़ी थी टुंड्रा वनस्पति, पढ़ी थी ना टुंड्रा। तो जो टुंड्रा है वो आपकी यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ ध्रुव होते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बर्फ़ होती है, तो ये क्षेत्र में क्या पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति आपकी पाई जाती है। तो आपको क्षेत्र भी क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही एफर्ट के साथ पढ़ाया जाता है, हर चीज़ को 10-10 बार बताया जाता है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे विश्व, इसे क्या कहते हैं, विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने शंकुधारी वन पढ़े थे, एक मिनट, ये वाला मैंने बता दिया था, भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब हम वनस्पति पे आ गए ना, वन से, तो वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर पाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कहाँ पे वनस्पति, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारों पर पाई जाती है। और जो आपकी शीतोष्ण वन है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो जो वन है वो आपके पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा
क्लियर नहीं हुआ है तो बार बार एनसीईआरटी मैंने इतने अच्छे से कई बार बता दिया है, आपको हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है। फिर शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी भाग पर चढ़ने पर, यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री पर आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। यहाँ पर रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़े थे घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो जिस तरह उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उसी तरह उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं। तो ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3 से 4 मीटर होती है, ठीक है। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान इसी तरह है, ठीक है। अफ्रीका में क्या है? सवाना, जिसकी लंबाई ऊंचाई सेम उसी तरह होती है, यानी कि 3 से 4 मीटर। फिर है शीतोष्ण घास के मैदान, तो ये आपके मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। कटीले जो क्षेत्र हैं वो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये पेड क्लास होती तो आप लोग इसकी वैल्यू समझते, पर मैं ये उलाहना आपको नहीं दूँगी क्योंकि ये मेरी खुशी है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और सही रास्ते में वो जाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे असली खुशी जब होगी जब आपका कमेंट होगा कि मैम मुझे इस एनसीईआरटी से बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। उस दिन मेरी बहुत ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी होने वाली है, ठीक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। शेयर इसलिए कि जो बच्चे हैं उनको भी इस सीरीज का फ़ायदा मिल सके, फालतू में पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। और जिनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उन्हें भी इस सीरीज़ से फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा क्लास को, एक शेयर तो बनता है ना। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।